हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि एजुकेशन। आज के स्टूडेंट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक किस्म की स्टडी होती है ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, हमें पता है हाइड्रोकार्बन, हमने लफ्ज सुना हुआ है हाइड्रोकार्बन। हमें हाइड्रोकार्बन से ही पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूड हो एंड कार्बन भी इंक्लूड हो, तो हम उसको कुल मिला के कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एंड इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन को देखेंगे एंड हाइड्रोकार्बन से जो डेरिवेट्स बनते हैं। डेरिवेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल अल्केन है, तो अल्केन के बहुत सारे डेरिवेट्स हैं, इसके और भी मेंबर्स हैं, तो हम इसको कहेंगे तो वो उसके क्या है, डेरिवेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी कॉपीज होती हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो प्रिपरेशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। However, a few number of carbon containing compounds are excluded from organic chemistry. Dear students, यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फ्यू कंपाउंड्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। हालांकि उन कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, फिर भी उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आउट किया गया है, बाहर निकाला गया है। रीजन क्या है कि प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से उनको एक्सक्लूड किया गया। हालांकि उन कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद है, फिर भी दीज आर कार्बोनेट्स, वो कार्बोनेट्स होते हैं, एंड बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया गया। ये इनऑर्गेनिक में डिस्कस किए जाते हैं। Dear students, before 18th century, the term organic chemistry was used only for those substances that were obtained from animals and plants. तो यहाँ पर कह रहा है कि 18th सेंचुरी से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लफ्ज है, वर्ड है, टर्म है, वो एनिमल एंड प्लांट से ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था एंड कुडंट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन सब्सटेंस को लेबोरेटरी में बनाने का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया आगे चलकर। इट वाज एक्सटेंसिवली बिलीव्ड बाय द केमिस्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ वाइटल फोर्स। केमिस्ट के अकॉर्डिंग कि इन सब्सटेंस में एक वाइटल फोर्स होता है इन all living organisms or living things that was required for the production of organic compounds. एक वाइटल फोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। वाइटल का मतलब याद रखिए, वाइटल का मतलब होता है लाइफ। लेकिन इन 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिक वोलर, साइंटिस्ट का नेम याद रखें, ये मेडिकल टेस्ट में आ चुका है। ओके, जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिक वोलर, इसने क्या किया कि यूरिया को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में बाय बॉइलिंग ऑफ अमोनियम साइनेट विद वाटर। यहाँ पर कह रहा है कि 1928 में वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट को पानी के साथ बॉयल किया और उस बॉइलिंग के नतीजे में उससे यूरिया बनाया लेबोरेटरी के अंदर। इस वोलर ने कीमियस की उस सोच को चेंज कर दिया कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम उनको लिविंग बॉडीज यानी कि लिविंग थिंग्स से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको लेबोरेटरी में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, यूरिया को प्रिपेयर कर दिया। अमोनियम साइनेट का ये फार्मूला है NH4CNO एंड CO टेकिंग 2 टाइम्स अमोनिया। ये पास मेडिकल टेस्ट में MCQ आ चुका है, द फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है, देखो, यूरिया इज अ टाइपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट इज अचीव्ड फ्रॉम यूरिन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूरिन से प्रोड्यूस होता है। लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वोलर, दिस proved that a vital force theory and turned
the minds chemists toward the synthetic of organic chemistry. वॉलन ने क्या किया, जब यूरिया को उसने डिस्कवर किया, प्रिपेयर किया, तो उसने केमिस्ट की सोच को चेंज कर दिया एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह. एंड since then millions of organic compounds have been synthesized. उसके बाद लेबोरेटरी में, यूरिया के बाद लेबोरेटरी में मिलियंस के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया गया. देखो मीथेन जिसका फार्मूला होता है CH4 इन आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. मीथेन को भी हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं फ्रॉम वाटर गैस से. हम इसको कुल मिला के कहते हैं वाटर गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को हम कहते हैं वाटर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर. उनमें से क्या बनेगा, वाटर बनेगा. एंड यहाँ पर उनमें से मीथेन बनता है एंड वाटर यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट में रिलीज होता है. Organic chemistry is properly biggest subfield in chemical sciences and recognized as a fundamental field for all the chemists to the study. It serves as a bridge between chemistry and biology. Organic chemistry को bridge consider किया जाता है chemistry and biology के बीच में. ये organic compounds के हमने जर्नल इंट्रोडक्शन को देखा कि किस तरीके से यूरिया को वोलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एंड कीमिस्ट की सोच को चेंज कर दिया. उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोर्सेस को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से और किस तरीके से हासिल किए जाते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओपन अबंडेंट इन नेचर. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं नेचर में एंड कैन बी फाउंड वेरियस नेचुरल सोर्सेस. वो हमें डिफरेंट नेचर सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि उनका एक सोर्स है फॉसिल फ्यूल. प्लांट्स भी इनका सोर्स होता है, एनिमल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स होता है एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स. कई पहलुओं में इन कंपाउंड्स का हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रोल होता है. दिस इज अमोनियम साइनेट, ठीक है, जिसको वॉलर ने बॉयल किया और उसे यूरिया प्रिपेयर किया. जहां पर देखो फॉसिल रिमेन्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फॉसिल रिमेन्स रेफर टू द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट एनिमल एंड प्लांट्स को ये रेफर करता है. ओके, हैव बीन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड सेंडिमेंट्स. ये जो प्रिजर्व होता है वो रॉक्स में एंड सेंडिमेंट्स में होता है. देखो मैं बस यहाँ पर ये जो सेंडिमेंट्स लफ्ज है इसकी मीनिंग होता है कि कोई चीज बॉटम में हो और लिक्विड फॉर्म में, क्ले और रॉक्स के फॉर्म में, तो हम उसको सेंडिमेंट्स कहते हैं. दीज रिमेन्स कैन इंक्लूड, ये इंक्लूड होते हैं बोन्स में, ओके, एंड टीथ, शेल्स, imprints of leaves और other plants के दूसरे पार्ट्स में होते हैं. एंड ये प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, ये मतलब हमें एक तारीख देते हैं, हिस्ट्री देखते हैं जमीन पे जिंदगी के लिए. फॉसिल्स आर फॉर्म्ड, फॉसिल्स बनते हैं व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाइज. जब जानदार मर जाते हैं, डाइज हो जाते हैं, तो उनमें से फॉसिल्स बन जाते हैं. हमें पता है कि मिलियंस 5 बिलियंस ईयर्स अगो डायनासोर जमीन पे थे. वो क्या हो गए कि बोरिड हो गए जमीन के अंदर, लेकिन उनकी बोन्स एंड टीथ के जो और मटेरियल हैं वो साइंटिस्ट को मिले और साइंटिस्ट में से अंदाजा लगा कि यहाँ पर एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत बड़ी थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. And its remains are quickly buried by sediments. वो sediments की फॉर्म में जमीन के अंदर buried हो गए, अंदर चले गए विदाउट डिकम्पोजिशन के बगैर. वहां पर डिकम्पोजिशन नहीं हुई. The buried remains becomes compressed and organic material in remains is slowly transferred into the fossil fuel and leaving behind the minerals of the rock. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कंप्रेस होते गए एंड स्लोली क्या होते गए, वो फॉसिल फ्यूल में ट्रांसफर्ड हुए। ओके, और उसने अपने मिनरल्स को बिहाइंड, मतलब मिनरल्स को रॉक्स की फॉर्म में छोड़ दिया। फॉसिल्स आर नॉन रिन्यूएबल्स। फॉसिल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, देखो, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल एक पेट्रोल है, पेट्रोल को हम बाइक में डालेंगे तो हमने उस पेट्रोल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना होता है। वो जस्ट अगर एक बार पेट्रोल बर्न हो गया, जल गया, तो उसके बाद पेट्रोल वो वापस नहीं आता। तो हम इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। ओके, क्योंकि इनमें से एनर्जी सोर्स होते हैं तो हम इसमें कहेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। थ्री मेन टाइप्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, उनमें से इंक्लूड हैं कोल, पेट्रोलियम एंड लास्ट में होता है नेचुरल गैस। अब इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन करके। फॉसिल फ्यूल का पहला टाइप है हमारे पास कोल। देखो, कोल जो है वो ड्राइव किया गया है प्लांट से, एंड ये जो होता है वो ब्लैक मटेरियल होता है जो कि हमें जमीन की अर्थ के नीचे से मिलता है, फाउंड होता है वहां से। एंड इट इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। ये जो होता है वो सॉलिड इन नेचर में होता है एंड देट इज सिग्निफिकेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो पूरी दुनिया में होती है। प्लांट्स दैट वर बोरिड अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट। इससे प्लांट्स जो जमीन के अंदर बोरिड हो गए हैं, हो चुके हैं मिलियन अगो, 1 मिलियन अगो, जो कि पहले, वो स्लोली ट्रेंड हो गए हैं कोल में। आस्ता आस्ता वो कोल में कन्वर्ट हो गए अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसमें बैक्टीरिया का भी रोल होता है, बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस में इसमें हो गए। उसके बावजूद जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स हैं, और प्लांट्स मिलियनिया ईयर अगो यानी कि 1 मिलियन अगो ये कन्वर्ट हो गए कोल में। ओके, और जो प्लांट्स कन्वर्ट हुए कोल में, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, टेम्परेचर भी हाई होगा और इसका प्रेशर भी हाई होगा। लेकिन ये बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस की मौजूदगी में होते हैं, इसमें केमिकल प्रोसेस भी होंगे, उसके बाद जाके कोल हमें फाउंड होता है। द कोल टाइप्स एंड देयर सम यूजेस इन गिवन टेबल। देखो इसकी टेबल, सबसे पहले कोल का टाइप है पीट, और इस पीट में 45% से लेकर 60% कार्बन की परसेंट इसमें मिलती है। इसका इस्तेमाल देखो, प्रॉपर्टीज इसके यूजेस देखते हैं। ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है। जब भी प्लांट कोल में कन्वर्ट होते हैं तो उस कोल का जो पहला फॉर्म होता है वो होता है पीट। और इस पीट में मैंने आपको रिसेंटली बताया कि इसमें 45 से 60% इसमें कार्बन की परसेंटेज कंटेन करती है, इसलिए यहाँ पर अर्ली स्टेज है। Resulting from the decomposition of fossilized remains, इसमें डिकम्पोजिशन के तौर पर फॉसिलाइज्ड रिमेन्स हो जाते हैं। इट हैज वेरी लो हीट कंटेंट, इसमें बहुत कम हीट कंटेंट होती है। एंड इसका जो इस्तेमाल होता है वो डोमेस्टिक हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक का मतलब है कि घरों में इस्तेमाल होता है ये। एंड अल्टरनेटिव फायरवुड, ये आग के लिए फायरवुड होता है, और इससे अल्टरनेटिव फॉर्म होता है फायरवुड के लिए पीट। दूसरा फॉर्म होता है इसका लिग्निट, इसमें 60 से 70% कार्बन कंटेन करता है। इट्स ब्राउनिश ब्लैक कलर, ये जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है एंड थोड़ा सा ये ब्लैक भी होगा। ये सॉफ्ट गोल होता है। हालांकि हमने पीछे देखा कि कोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये जो लिग्नाइट है ये सॉफ्ट कोल होता है। इट इज टाइपिकली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसका इस्तेमाल होता है जनरली इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली को जनरेट करने के लिए इन पावर प्लांट्स में। थर्ड फॉर्म है कोल का बिटुमिनस, इसमें 70 to 85% कार्बन कंटेन कर रहे हैं। इट्स
ब्लैक कलर, ये बहुत ब्लैक होता है कलर में, और ये भी सॉफ्ट कोल है। इट हैज अ हायर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट। लिग्नेट्स में, लिग्नेट की कंपेयर में इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इट इज ऑफन यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये भी इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्टील प्रोडक्शन, दिस इज एमसीक्यूज। स्टील जो होते हैं वो दरअसल बिटुमिनस से ही बनते हैं। लास्ट में इसका कोल का फॉर्म आता है एंथ्रासाइट। इसमें 90 to 95% कार्बन की कार्बन कंटेंट होते हैं इसमें। एंड इसकी प्रॉपर्टी यूजेस ये है कि इट्स अ डार्क ब्लैक कलर इन हार्ड कोल, ये हार्ड होगा जबकि ये दोनों क्या थे, सॉफ्ट कोल है। इट्स द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ कोल, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ कोल है विद हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 90 से 95%। इट इज यूज इन फर्नेस, ये फर्नेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर स्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज डोमेस्टिक फ्यूल, एंथ्रासाइट एक किस्म का डोमेस्टिक फ्यूल भी होता है। ठीक है, ये कोल की कुछ हमने टाइप्स देखी। ठीक है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल का सेकंड टाइप है पेट्रोलियम। देखो, ये जो टर्म पेट्रोलियम है ये रिफर करता है रॉक ऑयल को, या इसका मतलब होता है क्रूड ऑयल। ठीक है व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कभी कभी हम एमसीक्यू में एमसीक्यूज आ जाते हैं। सिंस इट्स अ थिक ब्लैक, ये बहुत ज्यादा थिक ब्लैक लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। दैट ओजेस आउट ऑफ द अर्थ। अगर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें, देखो ये एक लैटिन वर्ड पेट्रा से लिया गया, और उस पेट्रा का मतलब होता है रॉक, एक किस्म का पत्थर होता है। एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, और इसके जो सब्सटेंस होते हैं मोस्टली रिलेटेड होते हैं ऑयल से। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, ये जो पेट्रोलियम है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है अल्केन्स, अल्केन्स का, साइक्लो अल्केन्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, मतलब इस पेट्रोलियम में ये तीनों सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें मिलते हैं। पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है फ्रॉम एंशिएंट मेरीन एनिमल से। ये यहाँ पर काम की पॉइंट है कि जो हमें पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, वो हमें मेरीन एनिमल्स से मिलता है। That were buried millions years ago in the earth crust। जो मेरीन जानदार हैं वो मिलियंस ईयर्स अगो जमीन के क्रस्ट में, जमीन के अंदर बोरिड हो गए हैं, उससे हमें पेट्रोलियम मिलता है। इट्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में होता है, पावर जनरेशन में होता है, एंड मेनी अदर पर्पस के लिए भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम से बहुत अहम इंपॉर्टेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं। इसमें इंक्लूड हैं जैसे कि गैसोलीन बनता है इससे, केरोसिन बनता है, डीजल पेट्रोलियम से बनता है, नेफ्ता, पैराफिन, वैक्स ईटीसी और भी सब्सटेंस हैं जो हमें पेट्रोलियम से हासिल होते हैं, हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। अब देखते हैं इनको। थर्ड टाइप फॉसिल फ्यूल का नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर जो डिकम्पोज हो गए हैं, हमें उनसे मिलता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है वो मिक्सचर होता है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का एंड ब्यूटेन का। एक यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता दूं कि नेचुरल गैस में मीथेन अप्रोक्सीमेटली 94% मिलता है। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स बुक बोर्ड की ओल्ड एडिशन के मुताबिक, लेकिन न्यू एडिशन बुक के मुताबिक नेचुरल गैस में जो मीथेन है वो अप्रोक्सीमेटली 85% से लेकर 90% मिलता है। दोस्तों फर्दर देखते हैं नेचुरल गैस के अबाउट। जो नेचुरल गैस होती है वो एनर्जी सोर्स होती है, कोल से, पेट्रोलियम से हमें
ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि इट्स अ कंबस्शन, एंड ये कंबस्शन करती है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एंड उसके नतीजे में ये लेस पॉल्यूशन काज करती है, मतलब वो बहुत कम पॉल्यूशन काज करती है। द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान, पहले पहले नेचुरल गैस हमें पाकिस्तान से मिली, डेट्स बैक टू 1952 में, when it was found in the Sui area of बलूचिस्तान। ये सबसे पहले हमें पाकिस्तान के प्रोवांस बलूचिस्तान से सुई एरिया से मिली। Subsequently, the natural gas deposit were also identified in Khaipur and Ghotki districts in provinces of Sindh। सिंध के प्रोवांस के सिंध के कुछ शहर से हमें नेचुरल गैस डिपोजिट हुई, जैसे कि खैपुर एंड घोटकी से। दरअसल मेरा जो ताल्लुक है वो इस खैपुर शहर से, ठीक है। एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ऊपर हमने फॉसिल फ्यूल्स के जो टाइप्स हैं तीन, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम इसके अबाउट बात कर रहे हैं। Many organic compounds are isolated from plants, animals and microbes। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो हमने आइसोलेट किए हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने उसको आइसोलेट किए। These are referred to as natural products। हम ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। These products are typically produced by living organisms through natural metabolic process and extracted out through various methods। ओके, देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, एक नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस से। हमने इन सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किए कई डिफरेंट मेथड से, जैसे कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन है, प्यूरिफिकेशन है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है मखसूस डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन एंड प्यूरिफिकेशन से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन प्रोसेस को इस्तेमाल करके। देखो, नेचुरल प्रोडक्ट्स have been utilized for millennia for medicinal, cosmetic and nutritional reason। ओके, देखो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं कई साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशनल रीजंस के लिए। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, सेल्यूलोज, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, निकोटीन, मिथेनॉल एंड पेपरमेंट जो ऑयल है, ये भी एक किस्म का नेचुरल प्रोडक्ट है। ये स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, उनको देखते हैं कि ये क्या होता है। ये पार्शियल एंड टोटल सिंथेसाइजेस। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, एंड टोटल का मतलब होता है फुली सिंथेसिस। देखो, इसमें ये जो टॉपिक है आपको ओल्ड केमिस्ट्री के एडिशन में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो वहां पर हम बात क्यों कर रहे हैं उसकी, हम तो उसकी बहुत में बात कर रहे हैं ना, कि पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस के टू अप्रोचेस होते हैं एंड यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है। मतलब इसमें जो भी सिंथेसिस होगी वो एक किस्म की पार्शियल होगी, हाफ होगी, लेकिन इसका कुछ और मैकेनिज्म होता है, देखते हैं उसे भी। देखो, पार्शियल सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग होता है विद सिमिलर मॉलिक्यूल एंड मॉडिफाइंग होते हैं थ्रू अ सीरीज केमिकल रिएक्शन से। इसमें केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगे बहुत सारे, और इससे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स टारगेट होता है, एक किस्म का हमारा टारगेट होता है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है, ये हमारा टारगेट है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास देखो, जब हम टी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमें बनानी है टी सब्सटेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे कि उसके जो टी के मटेरियल्स हैं वो हम लेंगे, उसको हीटअप करेंगे, ठीक है। जब हम उस मटेरियल को हीटअप करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं एक न्यू प्रोडक्ट में, जो कि हमें टी मिले।
तो हमने क्या किया कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन किया, उसको हीट प्रोवाइड की और वो एक किस्म की प्रोडक्ट में हमें ये टारगेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिला। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसाइज। मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं इस टॉपिक के हवाले से। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द टारगेट मॉलिक्यूल इज challenging to synthesize directly or required multiple steps। अच्छा, ये जो मेथड है वो दरअसल टारगेट मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज करें या इसके लिए हमें बहुत सारे और भी मल्टीपल स्टेप्स की जरूरत पड़ी तो फिर भी हम उनको यूज करके एक टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो दिस इज नोन एज पार्शियल सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस के एक एग्जांपल है हमारे पास द प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इबुप्रोफेन फ्रॉम कंपाउंड कॉल्ड क्यूमिन। ठीक है, देखो हमारे पास एक कंपाउंड है क्यूमिन, बिकॉज दिस इज अ क्यूमिन। ठीक है, हम क्या करेंगे इस क्यूमिन से कई डिफरेंट प्रोसेस करवा के हम इसमें बना रहे हैं इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन एक सब्सटेंस है, एक इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्यूमिन में क्या हो रहा है कि क्यूमिन अंडरगो सेवरल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें कई सेवरल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिसमें क्यूमिन ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन करता है तो हमें इबुप्रोफेन मिलता है, या फिर वो क्या करेगा रीअरेंजमेंट करता है तो हमें उससे भी इबुप्रोफेन इंफ्लेमेटरी ड्रग मिलता है। तो ये हमारा एक किस्म का टारगेट हो गया। ठीक है, जो हमने इसमें क्यूमिन से बनाए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं पार्शियल सिंथेसाइज। उसके बाद देखो कि टोटल सिंथेसाइज एंड पार्शियल सिंथेसाइज में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मकसद है वो तकरीबन सेम ही है। देखो इसको देखते हैं। टोटल सिंथेसाइज इन्वॉल्विंग होता है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल। हालांकि हम टारगेट मॉलिक्यूल पार्शियल सिंथेसिस में भी बना रहे हैं, लेकिन टोटल सिंथेसिस में भी टारगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, लेकिन बहुत सारे होंगे। इंटायरली फ्रॉम सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल से, ये भी सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट होंगे। इट रिक्वायर्स डिजाइनिंग रूट डेट केयरफुली सिलेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि केयरफुली सिलेक्ट करते हैं मटेरियल्स को एंड असेंबल द नेसेसरी बिल्डिंग्स ब्लॉक थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं उन सब्सटेंस को असेंबल करते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक की सीरीज में, और उसमें केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। टोटल सिंथेसाइज इज एन ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये जो मेथड है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसमें हम बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स का मतलब होता है मेडिसिन वगैरह जो हो गए वो कंपाउंड्स that are not readily available from natural sources। जो नेचुरल सोर्सेज से हमें रेडियली अवेलेबल नहीं होते उनके लिए हम टोटल सिंथेसिस पार्शियल मेथड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर टोटल सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए कंपाउंड है पैक्लीटेक्सेल, जो कि इसको हम टोक्सोल भी कहते हैं। ये इन्वॉल्विंग होते हैं न्यूमरस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। कई सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉलिक्यूल मिलके ये टेक्लीटेक्सेल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि एंटी कैंसर एक किस्म का ड्रग्स होता है। ठीक है, these examples illustrate how partial synthesis modify an existing compound to create target molecule। ये हमें बताता है कि कैसे हम पार्शियल सिंथेसाइज को मॉडिफाई करते हैं एंड उससे एक टारगेट मॉलिक्यूल को क्रिएट कर पाते हैं। while the total synthesis involving constructing target molecules from scratch using similar starting molecules को इस्तेमाल करके हम टारगेट मॉलिक्यूल्स को इजीली क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गए पार्शियल सिंथेसाइज एंड टोटल सिंथेसाइज की मेन पॉइंट्स। ओके, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड टेक्नोलॉजी एक किस्म का मेथड होता है। इसमें क्या होता है
कि ये जो होती है वो बायोलॉजिकल फील्ड है, ठीक है, जो डील्स करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है इन प्रिपरेशन। इसमें न्यू चीजें बनाई जाती हैं ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की वेल डेवलपमेंट के लिए, या डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की। तो हम इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी में, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें मटेरियल लिविंग मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट होगी, और इसमें इंग्रेडिएंट्स बनाए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे, या डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे प्रोडक्ट्स जिनके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाए, आर देयर कंस्टिट्यूएंट्स सच एज, उनके सेल एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को इस्तेमाल किया जाए, तो हम उसे कहते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो डू यू नो में मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें वैक्सीन मिली, and variety of fatal disease such as COVID-19. Vaccine consists in active pathogens. वैक्सीन में क्या होता है, इन एक्टिव पैथोजेंस होते हैं विच प्रोड्यूस प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट एक्ट एज स्टिमुलस, जो स्टिमुलस के तौर पर काम करते हैं, एक्ट करते हैं फॉर अवर इम्यून सिस्टम के लिए, टू डेवलप एंटीबॉडीज। वो हमारी बॉडीज में, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि इफ अगर हमारे बॉडी में वायरस आ गई, तो वो बॉडी में एंटर हो गई, तो हम हमारा इम्यून सिस्टम उसको इजीली फाइट कर पाएगा, उसको किल कर पाएगा। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक किस्म की एप्लीकेशन है, यूजेस है। तो फर्दर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। बायोटेक्नोलॉजी वेल डेवलप, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गई आज के दौर में। एंड these products have been used across various industries. और भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मिसाल के तौर पे इथाइल अल्कोहल कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। हमें पता है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, इन विच सर्टेन एंजाइम्स सीक्रेटेड। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे तो इथाइल अल्कोहल जाके मिलता है। और वो मैं एंजाइम आपको बता रहा हूँ कि उनमें एंजाइम इंक्लूडेड है जाइमेज, सप्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है, तो कोल भी एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स कहलाता है। देखो कोल माइंस कैन बी कंसीडर्ड वैल्यूएबल एसेट्स फॉर कंट्रीज के लिए वैल्यूएबल होता है। इन एडिशन इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन पावर जनरेशन। कोल के लिए याद रखें कि कोल का जो ज्यादातर वाइड स्प्रेड होता है, यूजेस होता है, वो पावर जनरेशन में होता है। ये यहाँ पर मेन पॉइंट। कोल अल्सो सोर्स होता है मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोल से एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं, एंड हमें ऑब्टेन होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल प्रोसेसिंग से। देखो फर्दर, अगर कोल कैन बी गैसिफाइड और liquefied to produce range of organic compounds। अगर कोल को हम गैसिफाइड लिक्विफाइड प्रोसेस रेंज करें तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि मीथेन मिलेंगे, इथीन, इथाइन, हेक्सीन, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें कोल से मिल सकते हैं। These compounds can be used as a raw material, ये raw material के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल केमिकल्स, ठीक है, कई केमिकल्स के लिए इसको हम रॉ मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखो कोल हमें कहाँ से मिलता है, डू यू नो में देखें, लार्जेस्ट कोल रिजर्वर जो होता है वो हमें पाकिस्तान से मिलता है, खास करके थर के डिजर्ट से। थर पाकर सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट है, रोमांस का थर्ड कोल रिजर्व आर कंसीडर्ड टू बी 17th
16th लार्जेस्ट वर्ल्ड कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली हमें लिग्नाइट एंड कोल 175 बिलियन टन्स ऑफ लिग्नाइट कोल वहां से मिलता है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंटिंग है यहाँ पर। देखो कोल को हम डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि सब्सटेंस को हीट करवाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, to produce range of useful products that's known as destructive distillation। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, हम क्या करें, इस बीकर को हीट प्रोवाइड करें और इस बीकर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी एयर मौजूद नहीं है, तो इसमें जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, दरअसल इस प्रोसेस को हम कहते हैं destructive distillation। This process requires an elevated temperature, typically 400 centigrade to 900 centigrade। इस प्रोसेस को 400 से 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इन क्लोज्ड कंटेनर में। The four principal products of distributed distillation of coal are coke, coal tar, and coal gases and ammonia liquid हमें इससे मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हमें वो कौन से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल के मुताबिक ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसमें इंक्लूड है कोक होता है, कोल टार एंड कोल गैसेस एंड अमोनिया लिक्विड। तो वन बाय वन कर इन सारे सब्सटेंस को यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोक। देखो कोक क्या होता है, ये एक ग्रीनिश ब्लैक हार्ड सॉलिड फॉर्म लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में एक सब्सटेंस होता है जिसमें 98 से 99% कार्बन मिलता है। इट इज यूज्ड फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इस कोक के लिए आप 4 पॉइंट्स याद रखें। नंबर 1 कि ये ग्रीनिश ब्लैक हार्ड सॉलिड में होता है। दूसरा पॉइंट ये कि 98 से लेकर 99% इसमें कार्बन की परसेंट मिलती है। एंड थर्ड फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा ये कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कोल टार, ये एक किस्म का थिक ब्लैक लिक्विड है। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स मेनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन, बेंजीन में कोल टार का इस्तेमाल होता है। टोलिन, ज़ाइलिन, नेप्थलीन एंड फिनोल में कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस दरअसल मिक्सचर होते हैं मीथेन की एंड वाटर गैस की, ठीक है। इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसका मतलब ये कि ये आग जल्दी पकड़ लेता है। एंड इट इज एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग एंड म्यूनिसिपल लाइटनिंग के लिए इसका एम्प्लॉयड के लिए इसका इस्तेमाल होता है, उसमें रोल होता है गैसेस, कोल गैसेस का। अमोनिया लिक्विड, ये भी मिक्सचर होती है अमोनियम कंपाउंड्स की एंड लिक्विड अमोनिया की। इट्स यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम बिटुमिनस कोल, ये हमें बिटुमिनस कोल से मिलता है। देखो उसके बाद इस चैप्टर की टॉपिक के रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। हमें पता है कि री का मतलब होता है अगेन एंड फार्मिंग का मतलब होता है फॉर्म, ऐसी कुछ चीज जो बनी हम उसको फार्मिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हमने पीछे डिस्कस किया कि पेट्रोलियम क्या होता है, लेकिन हम उस पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आप कंसीडर करें कि हमारे पास एक बीकर है, फॉर एग्जांपल सपोज, तो हम उसमें एक सब्सटेंस डाल रहे हैं इसमें हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि हमारे पास है गैसोलीन। और इस गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है वो वेरी लो है, बहुत कम है, ठीक है। हम क्या करें कि इस हाइड्रोकार्बन को यानी कि गैसोलीन को कन्वर्ट करवा रहे हैं ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर में, ठीक है। और उस ऑक्टेन नंबर को हम एज अ फ्यूल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ये कन्वर्जेशन के प्रोसेस है जो कि हाइड्रोकार्बन इट मींस गैसोलीन कन्वर्ट होता है इन दोज with high octane rating that can be utilized as a fuel
in internal combustion of engine. This process is known as reforming of petroleum. ठीक है व्यूअर्स, तो इससे जो दूसरा सबस्टेंस बन रहा है उसके जो ऑक्टेन नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब ये ऑक्टेन नंबर एंड लो ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये हम नीचे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारे पास एक सबस्टेंस है गैसोलीन है, फॉर एग्जांपल ये गैसोलीन है एंड ऑक्टेन, इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो वेरी लो है। हम इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं हाई ऑक्टेन नंबर में जो कि आइसो ऑक्टेन है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम एंड हीट की मौजूदगी में। ठीक है, और याद रखिएगा व्यूअर्स, तो इसका जो प्रेशर होगा वो बहुत हाई होगा एंड इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर गैसोलीन की बात कर रहे थे, तो गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। गैसोलीन एक किस्म का सबस्टेंस है, वो क्या करता है कि इंजन के अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। अब ये नॉकिंग क्या होता है, देखो मोस्टली बॉयज फेमिलर होंगे इस चीज से। जब भी हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में जब हम गियर डालते हैं तो गियर में एक इंजन के अंदर एक किस्म का साउंड जनरेट होता है, मतलब एक्सीलरेट देते हैं तो साउंड होता है, दरअसल उस साउंड को हम कहते हैं नॉकिंग। When ignited an internal combustion engine due to the improper combustion की वजह से उसमें नॉकिंग प्रोड्यूस हो गया, एक किस्म का साउंड प्रोड्यूस हो गया। नॉकिंग प्रोड्यूसेस अ शार्प साउंड, वही बात, नॉकिंग प्रोड्यूस एक शार्प साउंड होता है, उसको हम ठीक करते हैं विद हायर क्वालिटी गैसोलीन के साथ टेंस द प्रेजेंस ऑफ लेस नॉकिंग। वो क्या करता है, कम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब कि नॉकिंग जो होती है वो निगलिजिबल होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। एंड टू मेजर अ फ्यूल रेजिस्टेंस टू नॉकिंग, ये एक किस्म का फ्यूल होता है, हाई क्वालिटी गैसोलीन एक फ्यूल होता है जो नॉकिंग को मेजर करने का एक प्रोसेस है, मेजर करता है। कीमिस्ट यूज द ऑक्टेन नंबर्स और ऑक्टेन रेटिंग, मेजर करते हैं। देखो और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, अगर किसी सबस्टेंस का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है तो उसमें जो नॉकिंग होती है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है, ना के बराबर प्रोड्यूस होती है। अगर किसी सबस्टेंस का जो नॉकिंग ऑक्टेन नंबर है वो बहुत ज्यादा है तो उसमें जो नॉकिंग होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। दिस इज द मेन पॉइंट एंड ये पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस स्टैंडर्ड measured accesses the fuel's ability to resist knocking and helps to determine its quality, और वो सब्सटेंस की क्वालिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ये नॉकिंग को रेजिस्ट करने में भी हेल्प करता है। अब देखो, द ऑक्टेन नंबर क्वालिफाइज ए फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करता है, रोकता है नॉकिंग को ड्यूरिंग कंबंशन, कंबंशन के दौरान में जो इंजन में कंबंशन होती है उसमें जो नॉकिंग होती है उसको रेजिस्ट करता है, ये कहलाता है ऑक्टेन नंबर। जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतने उसमें इंजन के अंदर जो नॉकिंग होता है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। पहले पहले क्या होता था कि ऑक्टेन नंबर साइंटिस्ट कीमिस्ट को ऑक्टेन नंबर का पता नहीं था, तो वो साइंटिस्ट क्या करते थे, प्रीवियसली एक सब्सटेंस यूज करते थे जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लीच, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, ये भी पास मेडिकल में पूछा गया है। इसको इस्तेमाल किया जाता था एडिटिव इन गैसोलीन टू प्रिवेंट नॉकिंग, नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अब ऑक्टेन नंबर को इस्तेमाल किया जाता है, टेट्रा इथाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। Moreover, the production of harmful pollutants to lead to search for the alternative to reduce atmospheric pollution. ठीक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन की प्रोडक्शन होती है उसको बहुत एटमॉस्फेयर प्रेशर में कम किया गया है, रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। कीमिस्ट डेवलप्ड अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग, कीमिस्ट ने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसको हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। एज इन अल्टरनेटिव टू, ये एक टेट्रा इथाइल लीड का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जो पॉल्यूटेंट को एटमॉस्फेयर में बहुत रिड्यूस कर देता है। रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स लो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन को कन्वर्ट करता है हाई ऑक्टेन फ्यूल में। ओके, जो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन पढ़ी वही पॉइंट है कि लो ऑक्टेन नंबर को कन्वर्ट किया जाता है हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल में। और रिफॉर्मिंग की मैं आपको
पॉइंट डेफिनेशन बता दूं कि आपने ऊपर नोट किया कि ये जो है वो स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को ब्रेक किया जाता है ब्रांचेड चेन में, हम इसको रिफॉर्मिंग कहते हैं और इसको एक और नाम देते हैं क्रैकिंग का। दिस इज नोन एज क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है कि स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को ब्रेक किया जाता है इन ब्रांचेड चेन में। ठीक, देखते हैं इसके हवाले से। देखो तो इफेक्टिवली the reducing locking without need टेट्रा इथाइल लीड। जब ऑक्टेन नंबर को हम यूज करते हैं तो वहां पर हमें टेट्रा इथाइल लीड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दिस एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ हायर ऑक्टेन गैसोलीन की वजह से ये हुआ है, जो हेल्प करता है जो हेल्प रिप्लेस द टेट्रा इथाइल के इस्तेमाल को रिप्लेस कर गया। ठीक है, एंड मिटिगेट इस नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट। और हायर ऑक्टेन गैसोलीन ने क्या किया कि जो माहौल पर पॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे थे उसने उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मिटिगेट कर दिया, मतलब कि बहुत कम कर दिया। तो ये हमने देखा रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को। ठीक है, उसके हवाले से हमने यहाँ पर बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटिनेशन। तो कैटिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन, जब बहुत सारे कार्बन्स मिलते जाएंगे उसमें चेन बनता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। व्यूअर्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन एटम्स के बने होते हैं, लेकिन जो कार्बन्स होते हैं वो डिस्टिंक्टिव इन इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाते हैं विद अदर कार्बन एटम के साथ। ठीक, यहाँ पर लफ्ज आया कोवेलेंटली बॉन्ड। ये जब ये कार्बन इस कार्बन से कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से बहुत सारे कार्बन्स आपस में मिलते जाते हैं तो ये चेन बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। और कार्बन इस तरीके से मिला के वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, वो ब्रांच चेन भी बनाते हैं, एंड वो साइक्लिक मैनर में भी आपस में कंबाइन होते हैं। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज कैटिनेशन। ना सिर्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन को होती है, लेकिन थोड़ा सा जो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो सिलिकॉन के पास भी होती है। द कैटिनेशन प्रॉपर्टी आल्सो प्रेजेंट इन सिलिकॉन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है वो ब्रांच चेन में बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन में बनाते हैं, और समटाइम वो साइक्लिक इन मैनर में भी आपस में कंबाइन होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से नॉन आयनिक नेचर। इस पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आयनिक नेचर नहीं होती, आयनिक बॉन्ड उनमें मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीजन हम नीचे देखेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स। ये हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन एटम्स कंसिस्ट 4 वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन। व्यूअर्स, याद रखिए कार्बन अपने साथ मैक्सिमम 4 एटम को अपने आप से मिला के रखता है। ठीक है, इट डजंट हैव एबिलिटी लॉस एंड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन की जो वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन लॉस और गेन करने की एबिलिटी नहीं रखता। इट डोंट हैव एबिलिटी टू लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसको बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर इन कंट्रास्ट विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब 2 एटम आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड के अबाउट में पता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीज जो अदर सब्सटेंस में सोल्ड हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, हम उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखो, उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी रेडियली डिपेंडिंग करती है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पर। ठीक है बस, कि ये जो कंपाउंड है, हमारे पास कंपाउंड है कि ये कंपाउंड किस
एलिमेंट्स किस एटम से मिलके बना है, ये उसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। एंड सॉल्वेंट इन विच दे आर डिजोल्व, वो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करते हैं कि किस सॉल्वेंट में उन्हें डिजोल्व होना है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनमें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पोलर फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, हमें पता है एज वी नो दैट, तो वाटर जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि हाइड्रोक्सिल, कार्बोजाइल ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये पानी में इजीली सोल हो जाते हैं। हाइड्रोक्सिल अल्कोहल में मौजूद होता है, फिनोल में मौजूद होता है, तो फिनोल एंड अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मिलता है, वो भी पानी में इजीली सोल हो जाता है। ओके, क्यों? ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से में ये जो सब्सटेंस हमने डिस्कस किए ये पानी में सोल हो जाते हैं। एक इसकी नेचर ये कि ये पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरे का रीजन ये बताया जा रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करते हैं, जबकि पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो यही रीजन है कि ये पानी में सोल होते हैं। मिसाल के तौर पे अल्कोहल का एक मेंबर है इथेनॉल, ये पानी में सोल हो जाएगा। एसिटिक जो कि बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, ये बोथ आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये तो हमने देखा ना पोलर सब्सटेंस को, पोलर सब्सटेंस को। अब हम देखें नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देखो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जनरली है लो सॉल्युबिलिटी होते हैं पानी में, बिल्कुल भी पानी में सोल नहीं होते, जो पोलर नॉन पोलर नेचर रखते हैं। एंड वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में, वो अपने जैसे सब्सटेंस में सॉल्युबल हो जाते हैं। हमने पढ़ा है लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे में सोल हो जाते हैं। जैसे कि उनका जो सॉल्वेंट्स होते हैं हेक्सेन होते हैं, डाइथाइल ईथर में वो सोल हो जाते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है, ये एंड टोलिन जो कि बिलोंग्स करता है बेंजीन से, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर रखते हैं। एग्जिबिट पोर सॉल्युबिलिटी, ये कभी भी सोल नहीं होते हैं पानी में, क्योंकि इनकी नेचर जो है वो नॉन पोलर है, और जबकि पानी जो हमने देखा कि वो पोलर नेचर रखते हैं, बट ये डिजोल्व होते हैं रेडियली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक बेंजीन, नेफ्थलीन, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कंपैरिजन टू, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपेयर में हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हमेशा अपने माइंड में कीपिंग कर लें कि रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के कंपेयर में। क्यों होता है उसका रीजन भी बताया जा रहा है कि कंपेरेटिवली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है इन दीज मॉलिक्यूल्स के अंदर। दे एग्जिस्ट, वो गैस के फॉर्म में मिलते हैं, मोस्टली लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं, एंड सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, यही रीजन है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्बस्टेन होते हैं एंड रेडियली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जल्दी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। दे देयरबाय रिलीजिंग हीट, वो हीट को रिलीज करते हैं। एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में क्या बनता है, उसके नतीजे में क्या होता है कि मोस्ट फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक सच एज वुड, कोल, ऑयल, गैसोलीन एंड नेचुरल गैस हमें रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड हीट एनर्जी, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग करवाते हैं तो हमें उनमें से हीट मिलती है, हीट प्रोवाइड होती है। द कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, ठीक है, एंड उसमें हीट क्या होगी, लॉस होती है। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, देखो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं सब्सटेंशियली स्लोअर रेट। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक रिएक्शन से, ठीक है। डेट ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। तो एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, मिक्सिंग एंड कैटालिसिस। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी और उसमें आपने ये नोट किया होगा कि ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होते हैं, हम उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रखते हैं, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रखते हैं, और एंड उसमें जो कैटालिसिस की नीड होती है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। यही रीजन है क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन होते हैं वो बहुत स्लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक के। आइसोमेरिज्म भी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम एंड मेरिज्म का मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें क्या हो रहा है कि कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें एक किस्म के एटम होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ईच एलिमेंट के, एंड बट वो डिफरेंट होते हैं अरेंजमेंट में या फिर स्ट्रक्चर में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि आइसोमेरिज्म ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें उसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन उसकी अरेंजमेंट, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे के साथ। रिजल्टिंग में क्या होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, लेकिन वो उसके नतीजे, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। These compounds with different structure but the same molecular formula are called isomers. मिसाल के तौर पे देयर आर टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, ये भी एमसीक्यूज है, ये भी अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लें कि ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एक एन ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इन एन ब्यूटेन द कार्बन एटम्स फॉर्म स्ट्रेट चेन, जब कार्बन सीधी चेन बनाता है, कार्बन की सीधी चेन बनती है तो वो एन ब्यूटेन कहलाता है। जबकि आइसोब्यूटेन, जब कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं ब्रांचेड फॉर्म में, ब्रांचेड स्ट्रक्चर में, तो वो कहलाते हैं आइसोब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों स्ट्रक्चर स्ट्रेट नजर आ रही होंगी, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये ब्रांचेड चेन में है। तो यहाँ पर बुक वालों ने स्ट्रेट चेन बना के लिखी हुई रखा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंस, पॉलीमराइजेशन भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें देखो मेनी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम इसको मोनोमर्स भी कहते हैं, यानी कि जब मोनोमर्स होंगे आपस में यूनाइट होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस से, तो वो उनमें से एक सिंगल एंड लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब होता है मेनी। इसमें देखो कि मैक्रो मॉलिक्यूल, हम इसको पॉलीमराइजेशन को मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जो सिंगल मॉलिक्यूल बना, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। देखो फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक पॉलीमर बना रहे हैं। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड जो है ये एक किस्म के मोनोमर है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल है प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा और ये यहाँ पर मोनोमर्स हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और ये यहाँ पर एक मैंने समझने के लिए एग्जांपल दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, पॉलीमराइजेशन का कि टेरेप्थेलिक एसिड है, जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, हम इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। विद इथाइलिन ग्लाइकोल डायोल, इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल को डायोल भी कहते हैं, जो फॉर्म करता है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, जिसको पीईटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, which is common type of polyester used in various applications including textiles, packaging and beverage of containers के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो टेरेप्थेलिक एसिड है, हम उसको कंबाइन कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल से, तो उनमें से एक सिंगल मॉलिक्यूल बना है पॉलीईस्टर।
दिस प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो इस्तेमाल होता है वाइडली यूज होता है इन वेरियस एप्लीकेशंस में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में इसका रोल होता है प्लास्टिक्स के लिए बनाने के लिए, फ्यूल एंड मटेरियल प्रोडक्शन एंड एनर्जी जनरेशन के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक लिस्ट बनी हुई यहाँ पर। गैसोलीन को हम फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस डोमेस्टिक फ्यूल होता है जो कि घरों में घरों में इस्तेमाल किया जाता है। एंड इथीन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज एमसीक्यूज पास मेडिकल टेस्ट। इथाइन गैस वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलिन प्रिजर्वेटिव बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। कूलेंट एंड ऑटोमोबाइल्स में भी इसका रोल होता है। फिनोल एंटीसेप्टिक एंड इंक प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल होता है। डाइथाइल का यूज होता है एनेस्थेसिया में, जो है किसी चीज को हम बेहोश करते हैं इस इंसान को, तो उसको फिनोल दिया जाता है, सॉरी डाइथाइल ईथर दिया जाता है। एसिटिक एसिड वाइनजार में इस्तेमाल होता है। इथाइल एसीटेट आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड इंसेंसेस में इस्तेमाल होता है। एसीटून नेल पॉलिश रिमूवल में इस्तेमाल होता है। नाइलॉन रोप्स एंड फिश नेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टर का इस्तेमाल होता है। फेब्रिस फेब्रिस क्या होता है आई डोंट नो, ये मेरे लिए न्यू वर्ड है फेब्रिस, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड विटामिन जो होते हैं वो फूड कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बस ये इस्तेमाल हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बकीबाल्स, ठीक है। कार्बन्स की जो एलोट्रोप्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग प्योर फॉर्म में होते हैं। दो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के इन प्योर फॉर्म में, जिसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट इंक्लूड है। हालांकि जो कार्बन्स के एलोट्रोप्स होते हैं वो तीन होते हैं, जो तीसरा होता है वो बकीबाल्स वो कहलाता है, तो बकीबाल्स होता है। इन 1985 में रिकार्ड सिमेली and Harry Kroto introduced a new allotropic form of carbon that consists of 60 carbons. रिकार्ड सिलेमी एंड हैरी कोर्टो ने इंट्रोड्यूस करा न्यू एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन की, जिसमें 60 कार्बन्स कंसिस्ट थे, कंप्राइजेज हैं, ठीक है। द शेप ऑफ दिस न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन वाज सिमिलर टू द जियोडेस्टिक डोम शेप। इन साइंटिस्ट ने न्यूली शेप ऑफ कार्बन की डिस्कवर की, वो एक जैसी थी, अप्रोक्सीमेटली एक जैसी थी जियोडेस्टिक डोम शेप से, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये डोम शेप है। ये डेवलप की गई है अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर जिसके नाम है रिकार्ड बर्कमिस्टर फिलर, ठीक। द नेम ऑफ दिस न्यू फॉर्म ऑफ कार्बन 60 वाज सजेस्टेड एज अ टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम कहते हैं बकीबाल्स। जो बकीबाल देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 12 5 मेंबर रिंग पर ये मुश्तमिल होता है, इन 26 रिंग मेंबर पर ये कंसिस्ट होता है। स्ट्रिक्टली ईच पेंटागोन का मतलब है इसमें 5 रिंग स्ट्रक्चर होती है, इज सराउंडेड बाय हेक्सागोन, मतलब इसमें 6 मेंबर रिंग से ये सराउंडेड होती है, फॉर्मिंग अ होलो केज लाइक स्ट्रक्चर। अंदर से होलो होता है, खाली होता है, ठीक है। बकीबाल्स आर होलो स्फीयर मेड अप ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। देट हैव डायमीटर, जिसको डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। दिस इज मेन पॉइंट, बकीबाल्स का जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर होता है। एंड बकीबाल्स देट हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, और उसके बाद हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। ये टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये एक, अगर बकीबाल्स को अगर हम इस तरीके से यहाँ पर खींचें और यहाँ से खींचें तो बकीबाल्स में कोई भी डिफॉर्म नहीं होता, ये इजीली स्ट्रेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। एंड बकीबाल्स एग्जिबिट करता है, शो करता है हाई डिग्री स्टेबिलिटी विद अ मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है अप्रोक्सीमेटली 2800 सेंटीग्रेड होती है, 2800 सेंटीग्रेड होता है। दे हैव लाइट वेट, बकीबाल्स बहुत हल्का होता है वेट के हवाले से।
एंड विद हाई सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हाई होता है। बकीबाल से इजीली इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास कर जाती है, हीट कंडक्टर होता है। बकीबाल्स आर यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है, सच एज नॉन स्केल सेंसर। नॉन स्केल सेंसर जो कि पैरामीटर्स को मेजर करने की एबिलिटी होता है, तो हम इसको कहते हैं नॉन स्केल सेंसर। एंड बकीबाल का इस्तेमाल होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, हाई स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में भी बकीबाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यू एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन बकीबाल्स। ओके, उसके बाद इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। देखो फंक्शनल ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी डेरिवेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन से हम बहुत सारे डेरिवेट्स बनाते हैं, उसके मेंबर्स बनाते हैं। वो जो डेरिवेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो बेस करते हैं दरअसल उसके फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप जैसे हम चेंज करते जाएंगे, किसी हाइड्रोकार्बन के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बनते जाएंगे। इन विच दिस वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एटम्स रिप्लेस किए जाते हैं बाय इन अदर एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड द फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एक ग्रुप्स है एटम्स का एंड एलिमेंट्स का विद इन मॉलिक्यूल के अंदर दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी कंपाउंड को यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है एंड डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस। दरअसल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन्स का फंक्शनल ग्रुप चेंज करें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो ईच फंक्शनल ग्रुप इट हैज ओन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर ऑल द कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड को सेम फंक्शनल ग्रुप होता है वो बिहेव लाइक एक जैसे बिहेव करते हैं, बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड all the members of this class possesses hydroxyl group as functional group। ठीक है, हमने बात की अल्कोहल की, अल्कोहल के जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। अल्कोहल के जितने भी डेरिवेट्स बनते हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH फंक्शनल ग्रुप पे कंप्राइजेस होते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। अल्केन, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एंड अल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन के कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। और हमने ये भी देखा कि अल्कीन बिलोंग करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्कीन एंड अल्काइन बिलोंग तो करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। दिस इज आल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल OH होता है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप रेडिकल के बीच में O आता है ऑक्सीजन, ठीक है। अमाइन NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड CHO होता है। फंक्शनल ग्रुप केटोन का कार्बोनाइल, किसी अल्काइल रेडिकल के बीच में अगर कार्बोनाइल मिलेंगे तो हम वो कहलाता है केटोन, कीटोन। कार्बोजाइलिक, कार्बोजाइलिक में कार्बोनाइल कार्बोजाइलिक एसिड कार्बोजाइलिक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है हमें। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है RC OR। नाइट्राइल, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। थायोल SH फंक्शनल ग्रुप होता है थायोल, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है RX, R का मतलब होता है हेलोजन और RX मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। असाइल हैलाइड COX, असाइल हैलाइड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है COONH2। दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद है होमोलॉगस सीरीज। देखा कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो डिपेंड कर रही थी फंक्शनल ग्रुप के होने से। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। So the physical property of all compounds the same functional group are not precisely the same। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेम फंक्शनल होने की वजह से उनकी जो होती है वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, बट वो चेंज हो जाती है विद द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंज की वजह से। देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम
A series that refer to a group of organic compounds, ग्रुप को रेफर कर रही है सीरीज with similar structure characteristics, जिसकी characteristics क्या हो, एग स्ट्रक्चर एग जैसी सिमिलर हो, बट वो डिफरेंट हो फ्रॉम ईच अदर बाय एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप से। इस चीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सिमिलर स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे लेकिन वो डिफरेंट होते हैं बाय द एडिशन ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप में, तो इन देयर स्ट्रक्चर दिस नोन एज होमोलॉगस सीरीज। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर गिवन बिलो, जैसे कि अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2, जबकि अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। दिस इज पास्ट मेडिकल टेस्ट एमसीक्यू। अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1 X होता है, अमाइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 एंड NH2। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है ईच मेंबर होमोलॉगस सीरीज में, वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हायर और लोअर मेंबर बाय द 14 एटॉमिक मास में क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी होमोलॉगस सीरीज में मेंबर्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनमें से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यही रीजन है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन, उसमें आस्ता आस्ता फिजिकल प्रॉपर्टीज में आस्ता आस्ता चेंज आती जाती है, सच एज फिजिकल स्टेट में, सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। देखो एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 है, तो ऐसे कंपाउंड्स गैसेस फॉर्म में कहलाते हैं। अगर कार्बन से 4 कार्बन से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 17 कार्बन होते हैं किसी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर 17 से ज्यादा कार्बन हो गए तो वो व्यक्ति सॉलिड में बन जाते हैं। तो इसीलिए कार्बन के चेंज होने से, इंक्रीज होने से उसमें ग्रेजुअली चेंज आ जाता है होमोलॉगस सीरीज में। अच्छा, इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो देयर आर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। मिसाल के तौर पे एनिमल है हमारे पास मेन्यूर, ठीक है, एनिमल का एक किस्म है। सीवीड ये प्लांट का किस्म है। इससे हमें क्या है कि इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर इन द फार्म्स में एंड एग्रीकल्चर लैंड्स में, ठीक है। मोreover the countless medicine directly extracted from plants, प्लांट्स में से तो हकीम्स ने फायदा लिया है, प्लांट्स में से उस हकीम्स ने क्या किया है कि बहुत सारे डायरेक्टली मेडिसिन बना ली हैं। मिसाल के तौर पे कैफीन एक मेडिसिन है जो कि ऑब्टेन होता है हमें टी से, कोका, कैफीन बीन्स, ठीक है, ये एक किस्म की मेडिसिन को, इनसे हमें कैफीन ऑब्टेन होता है। इट्स यूज एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टिमुलेंट के लिए, ओके। ये एक एमसीक्यूज है। ब्रोमिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम लीमन, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट etc। ये जो ब्रोमिलिन है ये हमें इन सब्सटेंस से मिलता है, लीमन, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट से मिलता है। एंड इट्स एड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेगलिटी, ये फ्रेगलिटी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइंड अप हुआ यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स